नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये रिपब्लिक डे वी कमेमोरेट इन द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल इंडिया। It was on this day in 1930, Indian National Congress proclaimed the Purn Swaraj, the declaration of India's independence from colonial rule. So it was started in 1930 on this day, 26th. On this day in 1950, Constitution of India came into effect on 26 January, replacing the Colonial Government of India Act 1935. पूर्ण स्वराज जिसकी कामना 1930 में की गई थी, वो कामना जो है 26 जनवरी 1950 को पूरी हुई। आज़ादी जो है हमें 15 अगस्त 1947 में मिली और ये साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। कई तरीकों से मना रहे हैं, मैं उन पॉइंट्स पे फिर से आऊंगा। बहुत से स्लोगन्स आए जो कि टाइम टू टाइम जरूरी थे और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि सेल्फ रिलायंट इज द की टू सक्सेस, जो कि आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशंस को समझते हुए और सेम बात कही कि आत्मनिर्भर भारत हमें जो एक हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हमें इसको पूरी तरह से कैसे हम इसमें अपना सहयोग कर सकें, कंट्रीब्यूशन कर सकें, जिससे कि एज ए साइंटिस्ट हम ये कह सकें और एक स्टाफ, एक R&D इंस्टीट्यूशन का ये कह सके, आगे आने वाली जनरेशन को बता सके कि हमने भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया है। भले ही वो आपका कंट्रीब्यूशन 0.1% हो, 0.01% हो, 10% हो, डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन, योर कैपेबिलिटी, योर एक्सपर्टाइज, योर डिमांड। जहां तक अपने इंस्टीट्यूट का सवाल आता है, हमारे इंस्टीट्यूट को 40 साल हो चुके हैं। 1981 का है में ये रीजनल रिसर्च लैब के नाम से बनी और CSIR ने 1981 में इसको इसलिए बनाया कि ये शायद रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। और दूसरा जो उद्देश्य होता है रीजनल रिसर्च लैब्स का, जो मुझे समझ में आता है, वो ये था कि रीजनल एरियाज में साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को कैसे स्प्रेड किया जाए, अवेयरनेस किया जाए, क्योंकि ये तो हर कोई समझ चुका है और ऑब्वियस भी है कि जो ग्रोथ है उसका इंजन का एक मेन कंपोनेंट जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये तो सारी दुनिया समझ चुकी है। अब वो जो मेन कंपोनेंट है, कितना ज्यादा मेन हम बना सकते हैं, कितना एफिशिएंट हम बना सकते हैं, ये हम साइंटिस्ट पे ही डिपेंड करता है, उसको कोई और नहीं कर सकता है। हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, प्लानर्स हैं, वो हमें डायरेक्शन बता सकते हैं, जरूरतें बता सकते हैं, आम आदमी की जरूरतें बता सकते हैं, लेकिन उसको करने वाला कौन है? वो हम और आप ही है, कोई और नहीं है। कोई इसको और नहीं कर सकता है, ये हमें समझना चाहिए। और अगर हम ये समझते हैं, शायद हम सभी समझते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि शायद हम उसको समझ ना पाए,
तो ये एक ऐसा आयाम है कि, और इसमें जो काम करने की जो लिमिट है वो स्काई इज द लिमिट। आप सिंपल एक प्रोजेक्ट लीजिए, प्रोजेक्ट को जब आप शुरू करते हो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब रिव्यू होता है, अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव्स कर दिए, पूरे कर दिए, नॉर्मली कोई भी एफिशिएंट प्रोजेक्ट लीडर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करता है। रिव्यूअर फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस बना देता है कि ये लगता है एक नए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो गए, यही परेशान हो जाता है। उसको लगता है मैंने तो सारे ऑब्जेक्टिव्स कर दिए। रिव्यूअर कमेटी में इतने सीनियर लोग बैठे हैं कि उनसे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रिव्यूअर कमेटी आपको कुछ ऐसा प्रेशराइज कर रही, पर रिव्यूअर कमेटी का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि आपसे कितना ज्यादा से ज्यादा इस प्रोजेक्ट में एक्सट्रैक्ट कर सके, और वो एक्सट्रैक्शन जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनेगा आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट देने का। क्योंकि बात वही आती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ इंजन है उसका मेन कंपोनेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और जब मेन कंपोनेंट साइंस टेक्नोलॉजी है तो उसके ड्राइवर्स जो हैं वो हम और आप ही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सारी दुनिया जो है वो साइंटिस्ट और फैकल्टीज पे देखती है। रही बात, वापस मैं आऊं अगर अपने इंस्टीट्यूशन पे, इंजीनियरिंग मटेरियल्स का हमारा इंस्टीट्यूट है, 1981 में ये बना। 2007 में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आई और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया, और एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान के नाम से भोपाल में इसको बनाया गया। अब क्या है कि जब एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR ने इसको बनाया तो CSIR ने कोई और लैब का नाम एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं रखा। इसका मतलब क्या है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर बढ़ गई कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स में जो भी रिसर्च है वो हमको कहीं ना कहीं करके दिखानी है, उससे हमें इनोवेशन करना है, उस फील्ड में अप्लाइड रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट डेवलप करने हैं। और फिर ये काम आसान नहीं है, क्योंकि मटेरियल्स जो है फील्ड जो है ये, इसमें दुनिया में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। कोई भी मटेरियल आप उठा लीजिए, पॉलीमर मटेरियल है, सिरेमिक मटेरियल है, मेटलर्जिकल मटेरियल है, और अब उनके कॉम्बिनेशंस आ गए, कंपोजिट्स आ गए। उसके अलावा अब एक नई और फील्ड आ गई है, वेस्ट टू वैल्यू एडेड मटेरियल। आपने पहले तो मटेरियल बनाए, बड़ा अच्छा लगा, हम में से जो पुराने लोग हैं, जब पॉलीथीन मार्केट में आई थी शुरू में और वेंडर के पास और सब्जी खरीदने जाते थे और पॉलीथीन में वो दे देता था तो बड़े खुश होके घर आते थे कि देखो कितना अच्छा मटेरियल आ गया और हमें घर से थैला लेके जाने की जरूरत नहीं है। किसी ने ये नहीं सोचा था उस समय, आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले या पहले, कि ये जो पॉलीथीन आज बन रही है 30 साल बाद, 40 साल पहले बाद हम ही में से कुछ लोग साइंटिस्ट बनेंगे और इस पे रिसर्च करके ये कोशिश करेंगे कि इसको डिस्पोज कैसे किया जाए। डिस्पोज करना आसान नहीं है, क्योंकि आपको फिर उस मटेरियल को कहीं ना कहीं किसी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आप कहीं अगर ऐसे ही डाल दिए तो क्या होगा कि वो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो उसको कन्वर्जन, उसको हम कहते हैं वेस्ट टू वैल्यू एडेड मटेरियल्स। अब हम उसमें काम कर रहे हैं, मैं उस लिस्ट पे भी आऊंगा। तो अभी जो मटेरियल्स की सीरीज है वो बदलती जा रही और बढ़ती जा रही। पहले एक समय था जब मैंने खुद भी PhD की थी, और आप में से बहुत से लोग उस समय के हैं, कि हम सिंपली पॉलीमर्स पे रिसर्च कर लेते थे,
बहुत इंटेलिजेंट ग्रुप है, डिपार्टमेंट है, तो पॉलीमर बेस्ड कंपोजिट पे रिसर्च कर लेते थे। हमने मेटलर्जी में रिसर्च किया तो बाइनरी अलायंस पे कर लिया, बहुत सोचा तो टर्नरी अलायंस पे कर लिया, पर इससे ज्यादा सोच नहीं जाती थी। कुछ ग्रुप्स थे बिल्कुल नए थे, वो कहते थे हम मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स पे काम करते हैं, हमने भी कुछ काम कर लिया। पर आज क्या है कि आज मटेरियल्स का के कॉम्बिनेशन पे रिसर्च हो रही है टू कम आउट न्यूअर एंड न्यूअर मटेरियल्स, क्योंकि जो हमारे जो कन्वेंशनल अलायंस हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, उनका यूज भी एग्जॉस्ट हो रहा है, और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो हमें पता लग गई हैं, और जितना उनका यूज होना था वो हम ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हैं। आप चाहे देखिए एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स देखिए, मिसाइल्स देखिए, हेलीपैड्स देखिए, रोड देखिए, हर जगह जो है नए मटेरियल्स की बात हो रही है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, बिजनेस मॉडल की बात हो रही है। बिजनेस मॉडल हैज बिकम अनदर पार्ट ऑफ रिसर्च। पहले जिसको कि हम मैनेजमेंट कहते थे, आई डोंट थिंक इट इज एनी मोर मैनेजमेंट पार्ट, इट हैज बिकम a part of research, and the scientists are expected to learn the business management. Probably एक समय शायद ऐसा आएगा, या मुझ जैसे या आप जैसे किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी स्टेज में, तो शायद हम बीटेक के और मास्टर्स के कोर्सेज में कुछ सब्जेक्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट पे शुरू करें। क्योंकि ये कहना कि हम एक बिजनेस मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बैठा के और आर&डी लैब में बिजनेस मैनेजमेंट करा लें, मुझे नहीं लगता कि ये इतना पॉसिबल है, क्योंकि हर मटेरियल का अपना एक बिजनेस मैनेजमेंट है, और वो तभी कोई समझ सकता है जब उसने रूट लेवल से उसको उसकी नॉलेज हो। हम अपने इंस्टीट्यूट में एक बिजनेस मैनेजमेंट का पर्सन रिक्रूट कर लें, शायद प्रोसेस में भी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो कितना बिजनेस मैनेजमेंट में सक्सेसफुल होगा, जो कि उसको इंजीनियरिंग मटेरियल्स का ज्ञान नहीं है। और जब तक कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको जब तक आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एक सब्जी वाला है, अगर उसको अपनी सब्जी की क्वालिटी देख के नहीं पता है कि ये टमाटर अच्छा है, ये खट्टा होगा, ये मीठा होगा, ये स्वाद का होगा, ये बिना स्वाद का होगा, वो बेचने वाले को नहीं बता सकता, क्योंकि कल को जब दोबारा बेचने आएगा तो उससे कोई नहीं खरीदेगा सब्जी। तो एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि सबकी समझ में आ सकता है। वही बात यहाँ पे भी है, जो आदमी बिजनेस मैनेजमेंट करेगा उसको मटेरियल्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैं मटेरियल्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि हमारी लैब मटेरियल्स की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शायद हम अपने ACSR कोर्सेज में, जो कि शायद हमारे अपने हाथ में है टू सम एक्सटेंट, हम कहीं बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज शुरू करें और उनको मैंडेटरी करें। अगर टाइम मिलता है किसी अपॉर्चुनिटी पे, किसी फोरम पे, मैं ये बात ACSR डायरेक्टर से भी करूंगा कि ये चीज जो है हमारे करिकुलम में आनी चाहिए, कि जिससे कि जो अभी नहीं तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अपने मटेरियल्स के अराउंड बिजनेस मैनेजमेंट पता होना चाहिए। ये दो चीजें अलग अलग नहीं हो सकती। एनीवे, कमिंग बैक टू अगेन टू द इंस्टीट्यूट, हमने पिछले 40 सालों में जो प्रोग्रेस की है वो अच्छी प्रोग्रेस है, हम इसको एक्सेलेंट कह सकते हैं, क्योंकि हमने अभी, अगर आप देखिए पिछले कुछ सालों में हाईएस्ट इंटरनेशनल जर्नल्स टच किए हैं पब्लिकेशन, नेचर कम्युनिकेशन, नैनो एनर्जी, नैनो लेटर्स एंड सो ऑन, हाईएस्ट पब्लिकेशंस। मैं इंटरमिक्सिंग नहीं कर रहा हूं पब्लिकेशंस, पेटेंट्स और टेक्नोलॉजी की, बट एज फार एज
पब्लिकेशंस आर कंसर्न, हमने हाईएस्ट पब्लिकेशंस किए हैं और इनसे अच्छे जर्नल्स वर्ल्ड में नहीं है। नेचर ग्रुप में आप जब पेपर पब्लिश कर रहे हैं, नैनो एनर्जी में कर रहे हैं, नैनो लेटर्स में, हमारे यंग साइंटिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए हमें लास्ट ईयर यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला, हमें एनआरडीसी अवार्ड मिला। इन सब चीजों पे दोबारा आऊंगा। हमने बहुत यूजफुल एमओयूज किए। जब एमओयूज करते हैं किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, तो एमओयू का मतलब ये होता है कि नाउ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग बिल्डिंग अप जॉइंट रिसर्च वर्क, जहां की एक विन विन गेम हो। सॉरी, एक विन विन गेम हो जिसमें कि हम एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री जो एक्सपर्टाइज हैं, फैसिलिटीज हैं, यूज करें और उनसे उनको यूज करके आगे बढ़े। मेरे जो जहां तक अभी ध्यान में आ रहा है, कुछ जो हमारे सक्सेसफुल एमओयूज हुए हैं, एमओयूज की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर डेफिनेटली सभी एमओयूज जो है इतनी जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं होते, पर जो अभी सक्सेसफुल एमओयूज हैं जहां की हमारे फॉर्मल प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं या पीएचडीज हुई हैं या हमने जॉइंट वर्क किया है, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो अभी हमारा जो बहुत रिसेंट एमओयू साइन हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। इसके रीजन मैं ये बता दूंगा आपको, आईआईटी मुंबई के साथ हमने प्रोजेक्ट भी शुरू किया है और डीएसटी एसईआरबी से हमारा एक जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक जॉइंट पीएचडी कंप्लीट हुई है। हम कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स ज्वाइंट सबमिट कर रहे हैं और अभी कल मेरे पास ऑनरेबल वीसी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का फोन आया था कि एक ज्वाइंट पीएचडी स्टूडेंट फिर बात हो रही लेने की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है, पर एमओयू के बाद जो एक शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लिएशन हो गया है और उसकी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जिसके चेयरमैन खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है, और उनके साथ हमारी ऑलरेडी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो हमें लगता है कि इसमें भी हमें आगे अच्छी सक्सेस मिलेगी। एक मीटिंग तो अभी 2 हफ्ते पहले ही हुई थी और उसके वाइस चेयरमैन है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के डायरेक्टर जनरल भी हैं दिल्ली में, और ये कहीं ना कहीं ये नीति आयोग से भी कनेक्टेड है। इसके अलावा भी कुछ एमओयूज हैं जहां की हमारी अच्छी सक्सेस है। मैनेट भोपाल से हमारा अच्छा एक्सचेंज रहता है, फैकल्टीज का एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनर्स एंड को गाइड, और हमारे बहुत से सीनियर साइंटिस्ट जो हैं मैनेट में जो है वो एमरेटस फैकल्टीज हैं। तो हमारी जो नॉलेज है वो डिसेमिनेट हो रही है, बच्चों तक जा रही है। तो ये सक्सेसफुल एमओयूज हैं जो हमने किए हैं। इसके अलावा हमने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, में हमने फैसिलिटी क्रिएशन में बहुत ही रिमार्केबल ग्रोथ की है। इसमें कि आप सभी को पता है सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड एडवांस जियोपॉलिमरिक मटेरियल्स 13 मार्च लास्ट ईयर तो ऑनरेबल ददन कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेट किया, और इसका बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट होगा क्योंकि ऐसा यूनिक सेंटर इंडिया में नहीं है, और मेरी नॉलेज में
वर्ल्ड में नहीं है। इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। और पर फैसिलिटी क्रिएशन करना जो है वो एक शुरुआत होती है, उसको कैसे आगे ले जाना है उसके लिए एक बहुत ही सीरियस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और डेडिकेशन की जरूरत है। हाई रिजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एक एडवांस मटेरियल्स प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट का पार्ट शुरुआत से होना चाहिए था, जो मुझे नहीं मालूम किन कारणों से नहीं हो पाया, पर वो भी 13 मार्च को डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेट किया। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसिलिटी है जहाँ की हम मटेरियल को आप एटॉमिक स्केल तक देख सकते हैं कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। ये फैसिलिटी हमारे यहाँ हुई है और मुझे लगता है कि एटलीस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिस इज वन ऑफ वेरी यूनिक फैसिलिटीज। मोस्ट रिसेंटली हमारे साइंटिस्ट जो हैं काफी इनोवेटिव हैं। कभी आप उनसे पूछिए कि आप कर रहे हो कुछ, तो वो कुछ बता देते हैं, कभी नहीं बताते, कभी वो करते रहते हैं अपना काम। एंड दैट्स ए वेरी गुड साइन अगर सिस्टम सेल्फ ड्रिवन चलता रहे। और ऑन एंड ऑफ पिछले 2 साल से मैं सुन रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटिंग पे काम हो रहा है। जब ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे जी आए थे यहाँ, उस समय भी हमने एक प्लेट पे उनका नाम लिख के दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटिंग से। एक छोटे से कमरे में जाके उन्हें दिखाया था, पर उसको अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MSME मध्य प्रदेश गवर्नमेंट श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी ने इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटिंग लैब का इनॉग्रेशन किया। ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और मैं आपको बताऊं, ये फैसिलिटीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये तीनों ही अपने में यूनिक फैसिलिटीज हैं। एक फैसिलिटी, पहली फैसिलिटी जो एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलीमरिक मटेरियल्स की है, ये मटेरियल्स डेवलपमेंट करने की है। और वो मटेरियल्स जो कि अल्टरनेट मटेरियल्स होंगे कंट्री के लिए और कंट्री के बाहर के लिए भी, और कंट्री में स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए। हाई रिजोल्यूशन TEM फैसिलिटी जो है ये मटेरियल्स कैरेक्टराइजेशन टेस्टिंग की फैसिलिटी है, यूनिक फैसिलिटी। तो एक फैसिलिटी आपकी हुई जो मटेरियल्स प्रोड्यूस करेगी, यूनिक मटेरियल्स प्रोड्यूस करेगी। दूसरी फैसिलिटी है जो उन मटेरियल्स को यूनिक वे में कैरेक्टराइज करेगी। और तीसरी जो फैसिलिटी है इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटिंग, ये एक यूनिक फैसिलिटी है टू गिव मटेरियल ए प्रॉपर शेप। हमने ऑनरेबल मिनिस्टर को भी उस दिन दिखाया कि कैसे हाइड्रोजन स्टोरेज जो सिलेंडर है वो इसमें बन सकते हैं, और उनको एक छोटा प्रोटोटाइप हमने शायद भेंट भी दिया था। तो एक डेवलपमेंट की है, एक टेस्टिंग की है, तीसरी जो है मटेरियल को का प्रोडक्शन प्रोडक्ट बनाने की है। तो तीनों में ही अब यूनिक फैसिलिटीज है। इसके अलावा जो हमने मटेरियल्स अभी ऑफ लेट डेवलप किए, और ये मटेरियल्स डेफिनेटली एक दिन में नहीं होते, बरसों की मेहनत से होते हैं। और मेहनत वर्ड शायद कम होगा, बरसों की तपस्या से होते हैं, डेडिकेशन से होते हैं आप सब लोगों के जो काम है, काम करने के तरीके हैं, उसमें टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। उन सब के मिला जुला के एक साथ बैठ के सोच के, और क्या जो आज की समस्या है आम आदमी की उसको देखते हुए हम जो मटेरियल्स बना रहे हैं, इट्स ए ट्रेमेंडस
tremendous efforts and tremendous output, I should say. For example, 100% conversion of parali into composite. ये काम हमने करीब 4 साल पहले शुरू किया। ठीक है, हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी, ये मार्केट में आने में हो सकता है अभी भी टाइम लगे, लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगे, लेकिन ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है और इसका कोई पैरेलल अल्टरनेट टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें कि आप 100% पराली को कंपोजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप कोई भी और टेक्नोलॉजी लाइए, पराली से वैल्यू एडेड मटेरियल्स बनाइए, तो उसमें बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। पर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बाई प्रोडक्ट का कोई चांस नहीं है, एंड मोर ओवर इट्स वेरी क्लोज टू रूम टेम्परेचर सिंथेसिस प्रोसेस। ये हमने किया फॉर हाउसिंग स्ट्रक्चर्स, पैनल्स, बोर्ड्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा, अल्टरनेट फॉर वुड। दूसरी फिर जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज अनदर यूनिक टेक्नोलॉजी, बैम्बू कंपोजिट बोर्ड। वर्षों से हम देख रहे हैं कि बैम्बू जो है वो यूज होता है और बहुत से कामों में यूज होता है, घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, पर वो नॉर्मली बैम्बू यूज होता है और उसके बीच में हम कोई बाइंडर लगा देते हैं। यहाँ पे हमने बैम्बू को खत्म ही कर दिया, उसके फाइबर बनाए और उससे कंपोजिट बना के और वुड बनाई, विच इज रिप्लेसमेंट ऑफ ए टीक वुड। टीक वुड जो है वो अगर 30 से 40 साल एक पेड़ लेता है ग्रो करने में, हमारा जो बैम्बू है वो 3 से 4 साल में ग्रो हो जाता है, और इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इकोनॉमी, जो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज होता है पर ईयर खर्च होता है, वो हम इसमें बचा सकते हैं। इसके अलावा हम जो पेड़ काटने की बात करते हैं उससे हमें छुटकारा मिलेगा अगर हम बैम्बू का कंपोजिट बना के उसका वुड बनाते हैं। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम इसका फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन एम3 में कर रहे हैं। और सेकेंड जो है, फॉर्मली हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है कि हम एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो HRDC गाजियाबाद में बनाएंगे, और उसका फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी लग चुका है। ड्यू टू कोविड दिस थिंग्स इज गेटिंग डिलेड, बट थिंग्स आर इन पाइपलाइन। तीसरी टेक्नोलॉजी जो है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। जो मेटलर्जी फील्ड के लोग हैं वो इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट पे जब मैंने भी PhD शुरू की, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट वाज ए वेरी हॉट टॉपिक। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ, पर टाइम लगता है, रिसर्च में टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, और जो जिसमें पेशेंस है वही अच्छी रिसर्च भी कर सकता है। हमने एल्युमिनियम सिलिकॉन कार्बाइड मेटल मैट्रिक्स बेस्ड कंपोजिट मटेरियल की अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी, मैनहोल कवर, जो कि कास्ट आयरन से जो मैनहोल कवर होते हैं उसको रिप्लेस करेगा, और वेट रिडक्शन 1/3 से ज्यादा होगा। इसके अलावा और भी टेक्निकल एडवांटेजेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, सब है, तो डेफिनेटली ये बेनिफिट मॉडल में जाएगा। इसके अलावा मॉड्यूलर मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग कोविड टाइम में जरूरत पड़ी कि हमारे पास कंट्री में मॉड्यूलर मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर्स हों, और कैसे होंगे, इसमें सबसे पहले पहल करी हमारी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने और SERC चेन्नई ने, और फिर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और एम3 ने मिलके टेक्नोलॉजी भोपाल में ही ट्रांसफर करी, और हमने फर्स्ट वेव में के दौरान गवर्नमेंट JP हॉस्पिटल में मेकशिफ्ट क्लिनिक स्ट्रक्चर बनाया,
और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अभी किसी ने मुझे बताया कि वो बहुत हैवीली यूज हो रही है, और वो बोले कि मुझे अपना टेस्ट कराना है कोविड का। तो मैंने कहा कहाँ जाएंगे? तो बोले कि मैं उसी क्लिनिक में जाऊंगा जो हम लोगों ने बनवाई है। तो दिस इज द सिचुएशन, आई मीन वी आर इन हार्ट ऑफ यूटिलाइजेशन, वी आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द सोसाइटी, सो दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस वी हैव। इसके अलावा सेकेंड वेव में, जबकि सेकेंड वेव पीक पे थी, हम लोग गए और देवास में हमने मेकशिफ्ट क्लिनिक बनाई, और वो भी बहुत अच्छे से यूज हो रही है। अभी थर्ड वेव चल रही है, आप सभी को पता है, और हम नंदुरबार में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं, और इसकी जो फंडिंग है वो बिल मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन कर रहा है। तो हमें, जब हमने काम शुरू किया तो एक छोटे से मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर को बनाया, गवर्नमेंट जेपी हॉस्पिटल, थैंक्स टू मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया उसको बनाने के लिए। और आज हम नंदुरबार में एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। हम वो चैलेंज ले सके क्योंकि हमने 2 मेकशिफ्ट क्लिनिक्स बनाई थी, और थर्ड वेव जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें ये जो हम जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं नंदुरबार में, ये बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होगा और बहुत जल्दी ही तैयार होने वाला है। सिविल स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसके अलावा हमने कोविड में बहुत से काम किए जो टाइम टू टाइम आप सभी को पता होंगे, मास्क, सैनिटाइजर। इन एडिशन हमारी जो एक टेक्नोलॉजी है रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स, ये हमने फिल्म जॉनसन को ट्रांसफ़र करी थी, और उसका भी प्रोडक्ट लॉन्च बहुत जल्दी होने वाला है। सारी टेस्टिंग हो चुकी है, और कुछ जगहों पे इवन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से हमारे पास लेटर भी आए हैं कि आप हमारे यहाँ अपनी टाइल्स जो है लगाइए। सीमेंट फ्री कंक्रीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, और ये सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोफॉर्मिक मटेरियल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस पे हमारी अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग हुई थी, और उन्होंने जब शुरुआत करी तो उससे लगा कि वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, हम सुन लेते हैं फिर बोलेंगे अच्छा देखेंगे, पर शुरू प्रोजेक्ट के एंड तक उन्होंने खुद ये बोल दिया कि आप प्रोजेक्ट भेजिए, हम आपको फंड देते हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ सक्सेस वी हैव। फिर हमने नए मटेरियल्स पे, वाटर फिल्टर्स पे हमने काफी काम किया है। पातालकोट ट्राइब्स एरिया में काम किया। अभी धार डिस्ट्रिक्ट में हमारे वाटर फिल्टर्स इंस्टॉल हो रहे हैं, और हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एसपीआर सबस्ट्रेट जो होता है, सरफेस प्लाज्मा रमन, इनहांस्ड रमन, वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है। तो हो सकता है कि मैंने कुछ चीजें यहाँ पे मुझसे छूट गई हूँ, पर जैसे पेवर ब्लॉक्स हैं, टेट्रापॉड्स हैं, बायोसेंसिंग मटेरियल्स पे हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के साथ एमओयू साइन किया। वो भी एक इम्पॉर्टेंट एमओयू है, क्योंकि जब हम बायो मटेरियल्स की बात करते हैं तो हम उन मटेरियल्स का आगे टेस्टिंग कैसे करें, हमारी उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है। हम मटेरियल डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसकी ऑन साइट टेस्टिंग जो होती है वो तो हमें किसी एक प्रोफेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन से ही करवानी पड़ेगी, इन एडिशन टू दी NABH एंड NABL एंड ऑल्सो एंड सो ऑन। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से हमने MOU किया, और वो काम बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। हमने उसमें पेटेंट भी फाइल करने की स्टेज में है, हमारा प्रोजेक्ट भी ज्वाइंट चल रहा है। तो मैं इन टेक्नोलॉजीज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ अपनी तारीफ करने के लिए नहीं है।
मैं इन टेक्नोलॉजीज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजीज हैं कि जो आगे आने वाले समय में 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में ये जो है ये आपको नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे आपकी एक ऐसी विजिबिलिटी देंगी कि लोग कहेंगे कि ये किसने किया, तो ये एम्फ्री भोपाल ने किया। CSIR की एक लैब है, CSIR की द ओनली लैब which works on advanced materials and advanced processes, that is in Bhopal, and these technologies have come out from that lab. तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी तरह के लोग कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी के कंट्रीब्यूशन से ही काम होता है। इसलिए मैं इन टेक्नोलॉजीज की यहाँ पे एक लिस्टिंग आपको कर रहा था कि ये बहुत जरूरी है। तो रही बात इनोवेशन की, मैंने कहा कि इनोवेशन बहुत जरूरी है। हम नेचर कम्युनिकेशन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इच्छाओं की कोई कमी नहीं होती। और उसी लिस्ट में मैं ये कहूंगा कि एक नेचर कम्युनिकेशन सफिशिएंट नहीं है। हमारे कम से कम 2 या 3 पेपर इस तरह के हर साल नेचर और साइंस के जर्नल्स या ग्रुप ऑफ जर्नल्स में जाने चाहिए। हम जो टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं वो काफ़ी मैच्योर्ड हैं, पर अब हमें ये भी देखना है कि हम आगे आने वाले समय में कैसे और नई टेक्नोलॉजीज को कि हम सोच सकें, और जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का, जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी का, उसको हम साइंस और टेक्नोलॉजी से कैसे फुलफिल करें। डेफिनेटली बहुत से सेक्टर्स हैं जिन पे आजकल बात होती है। IT सेक्टर की लोग कहते हैं बूम आई हुई है, कंप्यूटर साइंस है, IT सेक्टर है, ये है वो है। बट आई ऑल्सो फील दैट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because manufacturing sector is the sector which is always required at any time and at any cost. And manufacturing sector is such a stable sector and such a game-changing sector that it can turn around the economy of any country. जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सिमुलेशन कर सकते हैं, वी नीड वेरी गुड सिविल इंजीनियर्स फॉर डूइंग सिमुलेशन, वी नीड वेरी गुड इंजीनियर्स, साइंटिस्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट द कोर इंजीनियरिंग सेक्टर विच इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is very important, and there our role, because we are in sort of manufacturing sector only, engineering materials, our role becomes very important. MSMEs के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो है वो ऐसी चैनल है जो कि हमारी टेक्नोलॉजीज को आगे जो है सोसाइटी तक और पॉलिसी मेकर्स तक ले जा सकती है। इन एडिशन टू दैट, अगर आप देखें कि होल वर्ल्ड इज समवेयर कंसर्न्ड अबाउट सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। Economic instability, why? It has become more important because of the last 2 years about this COVID thing. Then health, climate change, and all those things. We have to see how we can contribute. In a way, directly and indirectly, we are contributing. But how to make a matrix where we can say, okay, this part is going, this part, what we are doing is basically contributing towards climate change or environmental control. This part is towards health.
this part is towards making a sustainable economy in the country. So we have to draw a line and make a flow chart that how we can think about all those things and think in a way that whatever we are doing, how it is going to get benefited in improving upon the economic growth of the country, health, and the environmental control, where how we can do. Definitely, we are all working in very synchronization way. I have nothing to comment on that, but keeping in view of the kind of scenario change we are all facing, we need to have more interaction with industries. We need to have more collaborations with our MOU partners, and we need to have more um, efforts to put on developing our future generation as scientists, where I would like to touch upon the ACSR, because we are getting very good students. Students come with high hope, and we have to see that when they go out from AMPRI with their degrees or project reports, those reports and thesis should have value in the market, whether in terms of job or getting another postdoc or going to abroad or whatever dreams they have, that should be fulfilled. Where there we are all responsible, again technical, non-technical, and everybody is responsible. Definitely, the in the beginning, as I said, that the business development model, what we think, somewhere it should come into the curriculum of our ACSR students. So if not today, but in next 5 years or 10 years, it should be like part of the research, so that we should have a very good success in developing the model of lab to land. Whatever science research we do, how it can go to the land, that can be done only by the people who have knowledge about the good business model. Because when we talk to any industry, they always try to see that where is the cost effectiveness. That is their limitation, because they are private partners. They have to earn their money. They have to pay salary to their employees. They have to maintain their building and so on. So it's obvious for them that they see that what is the business model and how much they can get benefited. Sometimes we think that our technologies are not going so easily to the market, and industries are sometimes taking interest, sometimes they are not taking interest. But this is the fact that we have to think on other side also, that what is their problem, why they are not taking the technology so easily. So these points I wanted to say here. In addition to that, even during COVID period, which is still going on, I think we have done wonderful job, and each and every staff has done their best, and that is why last year, if I remember, we had on completion of 40 years probably
best output also we had in terms of publication, patents, and technologies. Know-how transfer. Um, our ECF is also increasing. That's the news I got just yesterday. So that's good sign. And the number of projects from outside CSIR are also coming out well. That means the institute is being recognized, and our scientists are getting projects from outside in multi directions. Definitely, sometimes work is too much. I should not too much, but it is there, and it's like time targeted, where we all have to give more time to office sometimes. Sometimes we have to visit our, cancel our some pleasure trips, and all those things happen. But COVID has already killed a lot of time without any reason. So probably somewhere we have to compensate that, and I'm sure we are all ready to do that. We are all committed to work for the system, to work out for ourselves. And if system grows, then definitely we all grow. So we work for the system, and if there is any problem at any stage, there is a good channel. People have, all staff members have reporting officer, reviewing officer, administrative officer, head PPD, FAO, SPO, director office. So there is a good system, and the best part is that in our institute, everybody knows each other, and they know very deeply to each other. That's a very good thing. Probably from their face expression, they can understand whether this person is going to do my work or not, without the person speaks or not. So that's the kind of beauty we have. So when we know each other so much, I don't think that if something goes delayed or something doesn't happen up to your आपकी आपकी इच्छा से, आपकी ख्वाहिश से नहीं होता है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ऐसी रूल्स की प्रॉब्लम है कि वो काम नहीं हो पाता, और सारे काम अपनी इच्छा से नहीं होते हैं, तो वो हमें एब्जॉर्ब करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, और ये सिस्टम पे हमें बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ये काम सिस्टम की वजह से नहीं होगा। आपका अगर काम नहीं होता तो आप ये सोचिए कि ये काम नहीं हो रहा क्योंकि ये नहीं हो सकता है। डोंट थिंक दैट इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपकी सेकेंड अप्रोच है कि ये काम नहीं हो सकता, आप ज्यादा खुश रहेंगे, ऑफिस में भी खुश रहेंगे, घर में भी खुश रहेंगे। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि ये काम सिस्टम की वजह से नहीं हो रहा, तो आप ना ऑफिस में खुश रह पाएंगे, ना घर में खुश रह पाएंगे। तो ये एक लिटिल बिट फिलोसफिकल, बट दिस इज द फैक्ट, एंड देयर आर सम change of place. I know center is there in other side of the road, and I expect in future also some new centers will come up to that side. So there are change of places, and whenever there is change of places, there are certain some problems. You get a physical problem, some sort of mental problem, because not exactly mental problem, but the kind of mental stress you get, that you have to change your existing place, you have to shift to your new place. कभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा, कभी बारिश हो रही है, कभी मूड नहीं है, कभी HOD नहीं है, कभी स्टूडेंट नहीं है, all those things are there.
पर हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम, अनवांटेड प्रॉब्लम है, उनसे बाहर निकलना चाहिए। अनवांटेड प्रॉब्लम्स को बहुत दिनों तक अपने साथ लेके नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज देन दे बिकम पार्ट ऑफ योर डे टू डे वर्क। So the moment they become the part of your day-to-day work, then you cannot do any useful work. So please try to understand, although it may appear a bit philosophical, but this is the fact. चीजों से ऊपर उठिए और निगेटिविटी की ओर मत जाइए बिल्कुल भी। ये शायद मैं हर साल न्यू ईयर पे बोलता हूँ, लेकिन आज रिपब्लिक डे पे बोल रहा हूँ। निगेटिविटी की ओर मत जाइए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, और निगेटिव थॉट्स को बिल्कुल अपने माइंड में आने मत दीजिए, क्योंकि उससे जो है सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो आपका अपना होगा। तो अपना नुकसान मत कीजिए, क्योंकि आपका नुकसान होगा तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है आपके फैमिली पे भी पड़ता है, फैमिली मेंबर पे पड़ता है, आपकी हेल्थ पे पड़ता है। तो बहुत सी बातें हुई, और रिपब्लिक डे, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिपब्लिक डे इसलिए भी है क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मना रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रहे हैं कि हमने पिछले 75 सालों में क्या किया है, और शायद अगले 75 सालों में हम क्या कर सकते हैं, और कैसे जो आजकल जो है एक सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज का जो एक डेफिनेशन है, कैसे हम अपने को डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर ले आए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, जो हमारे प्रेसिडेंट CSAR भी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की, आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। और आत्मनिर्भरता का मतलब ये भी नहीं होता कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए, बट यस, whenever there is need, we can say that yes, we have the things to survive ourselves, and that was very much important during first wave and second wave of COVID, which we have faced very seriously. We have seen a lot of damages. We have lost our near dear friends, sometimes colleagues, and so that was very sad moment. So to again not to have that kind of situation, ये जो आत्मनिर्भरता का जो आह्वान है वो भी आज़ादी के 75वें वर्ष में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको सोच के हमें अपने अपने कामों में लग जाना चाहिए। और जहाँ जैसे भी हम जिस भी सीट पे हैं, हम कोशिश करें कि हम अपना 100% दें। तो 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो सब कुछ हो गया है, सारी बातें हो गई, डिस्कस हो गया, और पर जो 3 बातें जिस पे कि इंस्टीट्यूट को जो काम करना है हम कर भी रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ भी शुरू करें तो हमें 3 चीज़ों पे मेन ध्यान देना है: इनोवेशन, इंडस्ट्री इंटरफेस और सोसाइटल कंट्रीब्यूशन। इनोवेशन जो हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, इंडस्ट्री इंटरफेस जो हम इंडस्ट्रीज के साथ इंटरेक्ट करके टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, जो लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट उसी से पूरा होगा, और सोसाइटल कंट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं CSAR जिज्ञासा प्रोग्राम में, कि हम अभी, अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, पर वी आर नाउ close to, in last 4 years, we are close to 1 lakh students, including faculties of केंद्रीय विद्यालय से नवोदय स्कूल्स तक हम पहुंच चुके हैं, 1 लाख बच्चों तक। ये बहुत बड़ी सक्सेस है। हमने बहुत सी स्टोरीज वगैरह भी बनाई, क्योंकि कोविड का समय था, स्टोरीज बनाई और सब किया है, और 1 लाख बच्चों तक। और हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं,
इसमें 500, 1000, 10,000, 15,000 कितने बच्चे इसको व्यू करते हैं। तो कहीं ना कहीं एम्प्री जो है एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है बच्चों में साइंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कैसे जागरूकता करें, जिससे कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है हमें एक अच्छी साइंटिफिक कम्युनिटी मिले। इसमें हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम हमारा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है, पर 2 मिनट में और लूँगा, क्योंकि मुझे ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा जब मैंने ये लिंक बनाया कि हमारे यहाँ इस समय CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम रन हो रहा है, जो बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम, जो कि यंग इंजीनियर्स, मास्टर्स स्टूडेंट्स उनके लिए है। और अभी पिछले करीब 2 साल से AICT की हेल्प से हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम हर जनरेशन, हर एज ग्रुप के लोगों को कहीं ना कहीं अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के से रिलेट कर रहे हैं और हम उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। So that's a very good thing. Thanks to Government of India again that they have such excellent programs, and thanks again to Government of India different departments that they have made us the partner of these programs. So इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात अब खत्म करूंगा और आप सभी लोगों को फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसके अलावा मैं ये भी एक चीज ये भी कहूँगा कि आज ये 5th गणतंत्र दिवस है जो मैं आप लोगों के साथ मना रहा हूँ। 2018 में मैंने पहला गणतंत्र दिवस आप लोगों के साथ मनाया था और फिर 19, 20, 21, 22 5th गणतंत्र दिवस मैं आप लोगों के साथ मना रहा हूँ। जो मैं पिछले 5 साल में देख रहा हूँ, प्रोग्रेस इज वेरी स्टेडी एंड स्टीप एंड इट्स very excellent progress we are having, and where the credit goes to all of you, technical, non-technical student, project fellows, research associates, scientists, technical officers, everybody। मुझे ध्यान है कि जब कोविड का जब पीक थी, स्पेशली सेकेंड वेव में, सबसे ज्यादा ऑफिस जो खुला है वो हमारा एडमिन, परचेज और फाइनेंस का खुला है। और ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं नीचे बैठता था और मैं जब पता करता था कि कौन से ऑफिस खुले हैं, तो मुझे पता रहता था एडमिन में काम चल रहा, परचेज में काम चल रहा, फाइनेंस में काम चल रहा और PPD में काम चल रहा। तो ये बहुत ही जो है हमारा जो ये कल्चर है एम्प्री का, मुझे लगता है ये काफी डिफरेंट है कई लैब्स से। कि मैंने भी कई लैब्स देखी हैं और अभी हमारे यहाँ कुछ CCOs जो हैं ट्रांसफर होके आए हैं, तो मैं और हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि वो सैटरडे संडे भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि सैटरडे संडे तो खाली साइंटिस्ट आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऐसा। हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है। तो जो नए लोग आए हैं, मैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो एम्प्री के कल्चर को अडॉप्ट करें और जब भी काम है वो उनकी प्रेजेंस यहाँ पे हो। और चूंकि एक एरिया वाइज कल्चर होता है और एम्प्री का जो कल्चर है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कल्चर है। कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या ये साइंटिस्ट हैं या ये साइंटिस्ट जी हैं, द वे दे आर प्रेजेंट इन द कैंपस। तो वो कल्चर मैं चाहूँगा कि जो लोग ट्रांसफर होके भी आए हैं वो भी इस कल्चर को अडॉप्ट करें और हम सब लोग मिलजुल के काम करें, जिससे कि जो हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब हम मिलें तो हम इसको और दुगने डबल पेस में हम इसी प्रोग्रेस को बता सकें।
इस सभी के साथ आप लोगों को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।